ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। गज़ा का हम ज़िक्र प्रोग्राम में आज भी करेंगे हमेशा की तरह। इसके अलावा इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लिए जो धरना था, जो मुज़ाहरा हो रहा था, वो अब वाइंड अप हो रहा है। क्यों हो रहा है, वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब को क्या तकलीफ़ हुई, क्या ख़दशात थे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में थोड़ा सा मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि जो थोड़ी बहुत लैक लस्टर कैंपेन चल रही है बिलावल साहब की, नवाज शरीफ साहब की, माहौल तो वो नहीं है इलेक्शन का, लेकिन जो भी तकारीर हो रही हैं उसमें जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है कि नारे भी लग रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं। एक वादा जो दोनों तरफ से सामने आया है वो ये कि जी के इलेक्शन जीतने के बाद हम इक़्तिदार में आ गए तो बिजली हम महंगी करेंगे, 300 यूनिट जो है वो हम मुफ्त कर देंगे। इस तरह ये बात पहले की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक जलसे में कहा कि हम 200 यूनिट करेंगे मुफ्त, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यार, वो 300 कह रहा है तो हमें भी 300 करना तो चाहिए। उन्होंने भी मतलब नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आओ बेशक, ऊपर आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसी तरह इस्तेकाम पार्टी वाले जो हैं हमारे, क्या नाम है, आईपीपी, अलीम खान साहब। देखो आईपीपी वाले बिजली की बात करें तो समझ में आती है। हाँ, क्योंकि वो क्या तो उन्होंने भी कहा कि जी कि हम भी बिजली सस्ती करके दिखाएंगे आपको। सवाल ये, मसला सिर्फ ये है कि जितने भी एक्सपर्ट से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आप एक IMF प्रोग्राम में हैं और आपके पास आपका ख़जाना खाली है, आप सब्सिडी दे नहीं सकते, आपने कमिटमेंट्स की हुई हैं, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा, BBC ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट की है, मैं आज पढ़ रहा था BBC उर्दू ने, और उन्होंने एक तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनसे पूछा भी कि भाई ये आएगा कहाँ से, जो आप ये जो सब्ज़ बाग दिखा रहे हो। तो उन्होंने आए बाएँ शाएँ की, उन्होंने कहा जी कि वो हमने बात ही कर रहे थे कि हम एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे, उसकी कॉस्ट कम होगी तो फिर हम मुफ्त में देंगे, जिन्नात काबू करेंगे, तार लगाएंगे, फिर मुफ्ती बिजली होगी। जाहिर है, जो एक बार मेरे ख्याल हुआ भी था। हाँ। कोशिश की थी तो, लेकिन ये कि हम वो कहते हैं ना, कहने में क्या हर्ज, कहने में है ना, वो बाद में देखेंगे कि जब टेक ओवर करेंगे तो बताएंगे कि मुल्क कितनी मुश्किलात में गैबी इमदाद भी तो आ सकती है, गैबी इमदाद भी आ सकती है, आजकल बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है भी नहीं है इस पर स्पेकुलेट करने की बजाय हम एक्सपर्ट से बात कर लें। हमारे साथ खाकान नजीब हैं लाहौर से इस वक्त, उनकी ज़ाहिर इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बड़ी नज़र है। और खाकान साहब, आपने देखे भी होंगे ये जो थोड़े बहुत एक मैनिफेस्टो तो आया है ये पीपल्स पार्टी का, अवामी माशी मुआहदा, नून लीग का अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक तैयारी कर रहे हैं, उनका ना भी आया, उनको पता नहीं, शायद परवाह नहीं है, लेकिन वादे वो कर रहे हैं कि हम रोज़गार भी पैदा करेंगे, सब्सिडीज़ भी देंगे, ये भी करेंगे। थोड़ा मैं आपसे पहले, अगर सबसे पहले यही पूछ लूँ कि ये जो मुफ्त बिजली देने की बात हो रही है 300 यूनिट, ज़रा बताएं कि बहुत ही आसान अल्फाज में कि लोग इसमें कोई आसरा रखें या ये लॉलीपॉप है कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई बहुत क्लियरली ये कहा है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के बगैर नहीं चल सकता। आपको याद है ये वो भी वक्त था जब प्रोग्राम नहीं हो रहा था, रिजर्व गिर रहे थे, मैं तब भी कहता था इवेंचुअली प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम में गए। थोड़ी सी आपको इस्तेहकाम सा एक नज़र आ रहा है, लाल कह लें, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कह लें, जिन मर्जी अल्फाज में इस्तेमाल कर लें। $8.5 अरब के करीब ज़खायर चले गए हैं। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमत की एनुअल रीबेसिंग हुई, क्वार्टरली टैरिफ पास ऑन हुआ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टैरिफ पास ऑन हुआ। हम ये चीज़ें होल्ड कर जाते हैं। इसी तरह गैस की कीमत में 2.5-3 साल से एनुअल रीबेसिंग नहीं हुई थी, एक बहुत बड़ी एनुअल रीबेसिंग हुई। और जो वो कस्टमर्स जिनको वल्नरेबल हम समझते हैं या हम जिनको लाइफ लाइन कहते हैं ऑन द गैस सेक्टर, उनकी गैस की कीमत में भी खातिर खा इजाफा किया गया। ये है सूरत हाल ऑन ग्राउंड। एनर्जी सेक्टर में इस वक्त 2700 अरब रुपए का एनर्जी में बिजली का और 3000 अरब का गैस का, लोग इसको सर्कुलर डेट कहते हैं, ये एक खसारा है जिसकी जिम्मेदार इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट या आप हैं, अपने टैक्सेस के थ्रू देना पड़ेगा, बिकॉज इनएफिशिएंसीज और जो गलतियां होती रहीं उस पे यहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा इस साल गुंजाइश है या नहीं है सर, बताएं। ये 300 यूनिट का तो नहीं है ना, कोई गुंजाइश नहीं है ना, सिंपल आंसर है, मतलब कि नहीं हो सकता। ये आपके सामने ही ये चीज़ है। आप सबसे बढ़ के अब आगे की कहानी ये हमने पीछे करंट, आगे की कहानी क्या है,
मार्च में पाकिस्तान का IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये प्रोग्राम नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, आप एक नए प्रोग्राम में जाएंगे। अब सारे अहदाफ सब्सिडी के जिसकी वजह से ये 300 यूनिट फ्री होने IMF से तय करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी गुंजाइश इमीडिएटली निकल सकेगी। वो कहना ये चाह रहे हैं कि बिजली इज हर्टिंग, सो इसको समझना इस तरह चाहिए कि एवरीवन हैज रियलाइज्ड कि बिजली इज हर्टिंग द बिल ऑफ अ कॉमन मैन, ऑफ अ मिडिल इनकम अर्नर। सो उस पर कुछ ना कुछ बातचीत करनी पड़ेगी। कहना चाहिए ये कि हम इस सेक्टर की इनएफिशिएंसी से निकाल कर इस सेक्टर को कंपेटिटिव बनाएंगे और ठीक कर देंगे। कहना वो यही चाह रहे हैं, बट पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग में उसको इस तरह पोर्ट्रे कर दिया गया है कि हम इसको सस्ता कर देंगे या फ्री कर देंगे। एक सिर्फ इसमें 3 से 5 साल में ये किया जा सकता है कि आप सोलर दे दें आसान इकसात पर, और उनको कहिए कि अगले 2 से 3 से 5 साल में इसको सोलर पे वो मूव कर जाएं। जो घर 100-200 या 2 बल्ब, 1 पंखा, 1 टीवी चलाते हैं, और उसको आप फाइनेंस करा दें, इन द सेंस बैंक फाइनेंस कर दें और उसकी एक कॉस्ट आप बेयर कर ले। इस तरह का कोई फॉर्मूला इन दी इवेंचुअलिटी निकाला जा सकता है। इफ आई वाज टू बी आस्क्ड ऑन अ टेबल इन फाइनेंस के यार गेट अस आउट ऑफ दिस, हमने कह दिया है ये एक ये बात है। ये कहना कि हम किसी तरह जो इस वक्त ग्रिड की बिजली है वो कर देंगे, आई थिंक दैट विल नॉट बी दैट इजी। इतनी बड़ी सब्सिडी बनेगी, 67% डोमेस्टिक कस्टमर 300 तक है। आप खुद सोच लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए खाकान साहब कि हमने देखा कि ये जो निगरान हुकूमत का दौर है या इससे जो पिछला दौर था उसमें एक SIFC बन गई, ठीक है, जिससे एक तासुर ये अब जा रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज रोल जो है हमारे मुक़्तदर इदारों का हो जाएगा। अब ये जिस तरह भी नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो भी बनेगी फरवरी के आखिर तक वो एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, निस्बतन वीक होगी, उसको पावर शेयर करना पड़ेगा हमेशा की तरह। कितना इनसे इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी क्या चाहिए? एक तो ये है कि PDM गवर्नमेंट जो कि बहुत सी पार्टीज पे मुहित थी, उन्होंने ही कयाम किया है SIFC का, और BOI का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके ये बनाया गया है। सो बी वेरी क्लियर कि इसको सारी पॉलिटिशियंस सवाए PTI के सबकी हिमायत हासिल थी। ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की कोशिश है। कोशिश ये है कि BOI का एक फंक्शन, वो तो एक फंक्शन था कि इन्वेस्टमेंट लाना मुल्क में, सारी गवर्नमेंट्स के साथ, पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में जो हम नहीं कर सकते थे कोऑर्डिनेशन, वो की जाए विद इन द फेडरल गवर्नमेंट, वो की जाए। हिज रॉयल हाइनेस MBS जब 2019 में आए थे तो एक रिफाइनरी की बात हुई थी। आज 2024 में भी वो बात ही हो रही है, शायद वो बात अब ऑफ द टेबल भी चली जाए। उन्होंने पाकिस्तान को ये एक पैगाम दिया कि हम तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स के साथ काम नहीं कर पाते, बहुत कबाहतें आ जाती हैं। SIFC का कयाम ऐसे शुरू हुआ, बट आई थिंक ये आगे चला गया उस बात से। होल ऑफ गवर्नमेंट को इकट्ठा करके प्राइवेटाइजेशन, FBR का रिफॉर्म, इन सब एरियाज पे एक ऐसा फोरम है जहां पे मुक्तदर हल्के, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठ के इसको ब्रेनस्टॉर्म करती है। आई थिंक इन द इमीडिएट IMF का प्रोग्राम, SIFC की स्ट्रेट जैकेट, इसी में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने काम करना है। आई थिंक इसी में सारे प्रोग्राम्स होने हैं और पाकिस्तान इसी में अभी आगे 2-3 साल चलेगा। तो ये देखें, तो ये कहना रियलिस्टिक बात यही है। देखें, हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को हम इतने जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं गिवन हमारी सिचुएशन, वो धोखा है ना एक तरह से। अगर हम जिस तरह आपने कहा कि हम थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, रिजर्व्स बढ़ गए हैं, डॉलर काबू में आ गया है। पिछले साल आपको याद होगा हम दिन भर हम हर वक्त इसी से हम निमट रहे होते थे, तो वो एक बेहतरी तो आई है। बट नाउ फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इज, जो आप कह रहे हैं कि वी जस्ट नीड टू स्टे द कोर्स, विच मीन्स के कोई मैसिव जो है तब्दीली नहीं आएगी, ना महंगाई के हवाले से, ना बिजली के बिलों के हवाले से। समझ में नहीं आ रही कि ये जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक 5 बार और एक 3 बार हुकूमत में आ चुके हैं और इन्हें अंदर के हालात का बखूबी अंदाज़ा है, इन एंड आउट, किसी भी और पार्टी के मुकाबले में। उसके बाद जब ये इस तरह के हवाई किले दिखाते हैं वोटरों को, तो ये कितनी बार इन्हें पावर मिले तो इन्हें ये कल्चर पता है। आई थिंक ये कुछ ऐसा है, अब ये बड़े अजीब लगेगा, मैं क्रिकेट की मिसाल देने वाला हूँ।
ठीक है, सॉरी कॉलर्स बता देते हैं चीज़ें, मैं कुछ सीख जाता हूँ। पिछले कई मैचेस में हमारी काफ़ी कुट लगी है, लेकिन जब मैच खेलने जाते हैं कोई ये तो नहीं कहता ना कि मैं हारने जा रहा हूँ, राइट? तो पॉइंट इस कहने में क्या हर्ज है यार? कोई ये भी तो नहीं कहता ना कि मैं इस इनिंग में 500 रन बना के दिखाऊंगा, ये भी तो नहीं कहता कह भी दे तो पता लेकिन सबको। ये अच्छा हुआ इन्होंने रिकॉर्ड की बात की। खाकान साहब, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग ने एक एनालिसिस किया है जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ज़्यादा नंबर दिए कि जब भी वो इक़्तिदार में आए पिछले 30 साल में उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान को उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा और पीपल्स पार्टी को तीसरे नंबर पे। आपकी नज़र से ये एनालिसिस गुजरी है? एज एन एक्सपर्ट व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आपने तो सर्व किया है खुद गवर्नमेंट्स में भी। पहले मैं ये गुजारिश करूंगी ऑन दी रियलिस्टिक साइड ये है कि सबको मालूम है कि हालात बहुत ख़राब हैं, सबको मालूम है कि ऑन देयर ओन वो इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, IMF में जाना मस्ट है। सो दैट शोज टू मी कि एटलीस्ट ये रियलाइजेशन आ गई है कि जो डॉक्टर ऑफ ICU है उसको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, और एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है उसने एक तकवीयत दी है स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट रेट को रोक कर डी-डॉलराइजेशन को। आई थिंक ये तो बात क्लियर हो गई है। सो मेरा ख्याल है कि बहुत ऑफ ट्रैक पाकिस्तान जैसे जून में एक डिफ़ॉल्ट की बातें थी उस तरफ नहीं जाएगा। दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट। ये आसान नहीं होगा, अप्रैल में नया IMF का प्रोग्राम भी आसान नहीं होगा, बजट भी आसान नहीं होगा। लेट्स होप दे कैन ब्रिंग इन सम एक्सपर्टीज, दे आई मीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब जो बात है कि हुकूमतों को देखें, एक तो ये कि बहुत क्विकली नंबर देना आसान नहीं है। मैं 3-4 चीज़ें सामने रख देता हूँ। इनकम सपोर्ट हर एक का फोटे था, हर कोई करता रहा। PPP ने शुरू किया, सब ने फॉलो किया। नून जो है उसको एक एडवांटेज ये रहा है कि वो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिलीव करती थी, तो लॉट ऑफ पीपल कैन सी दैट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अच्छा, PTI को टाइम बहुत कम मिला। PTI का जो फोटे मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ये कि वो इकोनॉमी की बजाय सोशल सेक्टर था। ये हेल्थ कार्ड एक अच्छी चीज़ थी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया। जो PPP का फोटे है, और आज भी देखिए तो उनका जो एक चीज़ अच्छी है जो उन्होंने कही, और मैं उसको बड़ा सपोर्ट करता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि ये कहना चाहिए। आप डेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, चलें आप ये कह रहे हैं कि हम फेडरल के सब्जेक्ट जो प्रोविंसेस में गए हैं उनकी रकूम भी प्रोविंसेस को कहेंगे कि वो इसका भरें ताकि हम फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को दुरुस्त कर सकें। देखिए इस तरह का जायज़ा है। मैं एक बात कहता हूँ कि यू हैव टू लिव विद दीज पीपल, यू हैव टू लिव विद द SIFC टुडे, विद द IMF। जो बात बिल्कुल सही। अच्छा खाकान साहब, अब आपने करेक्टली आपने जिक्र किया कि नून का हमेशा ही जो क्या कहते हैं ना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन USP जो होती है वो बड़े प्रोजेक्ट, मोटे प्रोजेक्ट। और अभी भी अगर आप मियाँ साहब की स्पीचों को सुने, कुछ झलकियाँ सुनता है बंदा, जैसे मानसेरा में हो गया, हाफजाबाद में हो गया, जो भी वही बातें हो रही हैं कि जी एक तो नौकरियाँ, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ, हस्पताल, रोड, मतलब नवाज शरीफ ने ये मोटिवे बनाया था और मोटिवे बनाएंगे। लेकिन अब हमारे पास गुंजाइश तो नहीं है ना कि कोई और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान ले ले। पहले जो प्रोजेक्ट हमने लिए हुए हैं उसके भी तो अभी हम रकम ही अदा कर रहे हैं, कर्जे भी अदा कर रहे हैं। जी मेरे दोस्त, आप इससे बेहतर बात नहीं कर सकते। PSDP 900 अरब का रखते हैं, 6 माह गुजरे हैं, क्या 150 अरब रुपए का खर्चा हुआ है? आप खुद बता दीजिए ना कि गुंजाइश कहाँ पे है। आपको तो अपनी इस वक्त मालियाती खसारे को कम करने के लिए हर चीज़ को कम ही करना पड़ेगा। कम कर रहे हैं आप, इकॉनमी को स्लो कर रहे हैं ताकि इंपोर्ट बहुत ना करना पड़े। इकॉनमी अभी भी मडलिंग थ्रू के फेज़ में है। जहाँ थोड़ी सी तकवीयत मिली है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, बिकॉज थोड़े सी रकूम आए हैं, मालियाती खसारा अभी संभल नहीं रहा। स्टैगफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और ग्रोथ रुकी हुई है, म्यूटेड है। सो इसमें आपको अब वो टाइम है कि स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है। जब तक कि कोई ऐसा पुश इन टर्म्स ऑफ कोई FDI आ जाए, कोई पाकिस्तान की एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत अच्छी आ जाए, दुनिया खुल जाए, और थोड़ी सी ये जो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज कि पेशेंट जो है ना वो डिफॉल्ट की जो बातें हैं उससे दूर ही रहे। 10-12 अरब डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड हो जाएं, IMF साथ लगा रहे, दैट इज वेयर यू हैव टू मैनेज दी। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। जो चीजें एक सियासी जलसे में बड़ी बोरिंग होती हैं लेकिन हकीकत है। तो हम चूंकि अब बात कर रहे हैं थोड़ा अवाम की जो माशी हालत ज़ार है, तो कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ के ज़रा इंतखाबी मंजरनामे पे भी नज़र डालते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम जिस तरह बात कर रहे थे कि इलेक्शन में इतना फीका इलेक्शन है, कोई गहमा गहमी नहीं है।
कराची में मुझे भी याद पड़ता है, आपने भी देखे, हमने भी कोई 5-6 इलेक्शन तो कवर किए हैं, इतना बिल्कुल डेड सीन हमने पहले नहीं देखा यार। तो बरतानिया में इलेक्शन में देखें इसी तरह के होते हैं, वहाँ पिछले 1200 साल से जमहूरियत चल रही है। तो हम, मेरा ख्याल है डेवलप हो गए, हम बरतानिया के लेवल पे आ गए हैं शायद। हाँ, तो 2018 के इलेक्शन में 21 सीटें थी कराची की नेशनल असेंबली की, पीटीआई ने 14 जीती थी, जिस पे आपको याद होगा कि एमक्यूएम के कायद बहुत सीखपा हो गए थे। इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है 3 वे मुकाबला है, एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहद हो चुकी है और एक ज़बरदस्त पावर शो भी हुआ कराची में। पीपल्स पार्टी मैदान में है, जमात इस्लामी भी है, ये छोटी मोटी पार्टियाँ TLP, राय हक, उनके भी कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। तो नादिया नकी हमारी कोलीग हैं, कराची की सियासत पे उनकी नज़र रहती है। नादिया घूमी फिरी हैं, आपने ये जलसा भी देखा, आपने कहीं इलेक्शन होता हुआ देखा, क्या नज़र आया आपको? कि कोई बाय इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं लग रहा मुझे, बाय इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो जिस तरह बाय इलेक्शन में होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। ट्रस्ट में आज मैंने पूरा आया चंद्रीगढ़ रोड से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक का सफ़र किया और मुझे कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आई। और अब कितने कम दिन रहते हैं, हार्डली 15 डेज आर लेफ्ट, लेकिन बैनर्स, पोस्टर्स अगर सिर्फ नज़र आ रहे हैं तो वो 2 नज़र आ रहे हैं। एक एमक्यूएम की मुझे पतंग नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ 2 पार्टियां यहाँ पर हैं, और दूसरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके मुझे पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। वो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो पोस्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी ये वो 2 पार्टीज हैं जिनकी इस वक्त कराची में कबूलियत है, या समझ लीजिए पाकिस्तान में कबूलियत है, इसीलिए नजर आ रहे। इवन पीपल्स पार्टी उस तरह से मुझे नजर नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए थी। 2018 के इलेक्शन में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो जिस तरह से मार्केटिंग करते हैं, वो वैन्स गुजरती हैं, लाउड स्पीकर्स पे गाने बज रहे होते हैं, इस तरह से कुछ नहीं नजर आ रहा। इवन मैं जमात को कहूंगी जिन्होंने बल्दियात के अंदर इतनी बल्दियाती इंतखाबात में बहुत ज्यादा कैंपेन किया था, हक दो कराची को की उनकी जो कैंपेन चल रही थी, इवन जमात मुझे नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि कराची की कैंपेन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक है, या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर अगर आप इनको बुला लें तो वो फिर कहते नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा वो गहमा गहमी नहीं है जो कि एक नेशनल इलेक्शन में। क्या वजह आपको समझ आ रही है नादिया? क्या मतलब लोग कह रहे हैं कि यार क्या फ़ायदा है, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए बहुत सारी वजूहत है ज़रा। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इलेक्शन के में सबकी नज़रें अगर कहीं हैं तो वो इस मरतबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर है। सिंध बलोचिस्तान में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। मतलब कराची में, सिंध में सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन जो एक्चुअल फाइट होनी है वो फाइट आपको नज़र आएगी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, और दूसरी जानिब आपको तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है जो कहती है कि बावजूद इसके कि उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया है, वो बड़े आराम से जो है कंफर्टेबली कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में तो जीत ही जाएगी। वो कहते हैं वाइट वॉश करेगी और पंजाब में एक बड़ा अच्छा फाइट करेगी। बट अगर मैं आपको कराची के हलकों का जिक्र करूं और अगर आप अपने हलकों को जानने की कोशिश करें तो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, उनके फाइनल लिस्ट आते हैं, आप कोई भी एनए खोल लें कराची का, उसमें इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनमें कई ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। इनमें से कौन सा तहरीक इंसाफ का है किसी को नहीं पता। तो आई थिंक वो जो कन्फ्यूजन रहेगी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की वो अपनी जगह कायम रहेगी, बिकॉज कराची में उनके कोई पोस्टर भी आपको नजर नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर वो जितना भी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बात बनेगी कम से कम कराची की हद तक। मतलब फिर एक डिस्पॉन्डेंसी हमें नजर आती है कराची में। ये ऐसे है ना कि टुक टुक करके मार रहे हैं ना, मतलब बल्ला ले लिया, अच्छा फिर आप ये नहीं दिखा सकते, आप इस रंग में ये नहीं कर सकते। अब जैसे कि पीटीआई ने वो ऐप लॉन्च किया, अब मैं मानता हूँ ठीक है कुछ लोगों तक ही उसकी रसाई है ना, हालांकि पाकिस्तान में माना कि बहुत लोगों की डिजिटल एक फुटप्रिंट है, लेकिन आप ये तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते ना कि हर बंदे के पास ये ऐप होगा। अच्छा फिर ये हो कि यार अगर शार्क मछली ने इंटरनेट चबा ली तो आप उस ऐप को ऑफलाइन भी कर दिया, तो मतलब कि कम से कम इस हद तक एक फाइट बैक कर रहे हैं। अब वो ग्राउंड तक वो चीज़ ट्रांसलेट हो रही है या पहुंच नहीं रही तो वो एक अलग बात। तो नादिया अब देखें कुछ भी हो, एमक्यूएम एक बड़ा प्लेयर रही है कराची की पॉलिटिक्स में, और गो के उनके जो बानी हैं कायद लंदन में, उन्होंने कहा जी बॉयकॉट करें, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो धड़ेबंदी हो गई थी उसके बाद ये वापस आए हैं, ये दोबारा मोबिलाइज कर पाएंगे अपने ट्रेडिशनल वोटर को?
देखिए ये बहुत मुश्किल है कहना, इसको असेस करना भी बड़ा मुश्किल है। यस, एक बहुत अच्छा पावर शो उन्होंने किया 21 जनवरी को, लेकिन पावर शो क्या ट्रांसलेट हो जाएगा वोट्स में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि इसके रीजंस हैं। देखिए, एक तो बल्दियात इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और वो कहती है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो कराची की भी नशिस्तें निकाल लेगी। जमात सेकंड नंबर पर आई थी बल्दियाती इंतखाबात में। एमक्यूएम कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने बॉयकॉट किया था। अब वो किस तरह से हासिल करेगी ये नशिस्तें, ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए होगा क्योंकि मेरी नजरें इस वक्त कराची के वोटर्स टर्नआउट पर होंगी कि क्या बाय इलेक्शन की तरह ये वोटर टर्नआउट होगा। अगर ऐसा हुआ तो टीएलपी जो है वो वोट तोड़ेगी। लंदन के बॉयकॉट के बाद लाख एमक्यूएम पाकिस्तान कहे कि हमें असर नहीं पड़ता, लेकिन वो फैक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस सब पे जो सबसे ज्यादा हावी फैक्टर है वो उनकी कबूलियत का है, जो कि बिल्कुल नजर आ रही है। 2018 में आपको पतंग नजर नहीं आती थी। 7 साल इस जमात ने वो सारी सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं जो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है, शायद उससे कम बर्दाश्त की हों। लेकिन इस वक्त वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, कि तहरीक इंसाफ जिस तरह से टूट फूटी और जो भी उनके मसाइल हुए, मेरे ख्याल से कराची में एमक्यूएम का फ़ायदा हुआ। और ये एक ज़बान ज़द-ए-आम बात है कि अब वो चाहते हैं कि कराची का मैंडेट इनको वापस दिया जाए। ठीक है, जबरदस्त। ठीक, तो बात नादिया सही है, नकी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई ने अगर किसी को हिट कराची में तो वो ज्यादातर एमक्यूएम को हिट किया था। बाकियों की मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत शायद जमात इस्लामी को फर्क पड़ा, लेकिन सवाल यही है, इन्होंने थोड़ा, नादिया ने हिंट किया कि हम समझ रहे थे ना कि नहीं वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि जी आपका फलाना उम्मीदवार है। इतना सिंपल नहीं होता। लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इतने सारे इंडिपेंडेंट खड़े हैं, कौन है हमारा, नहीं है, हम निकले ना निकले। मकसद ही यही था। मुसद साहब की मेरी बात ये हो रही थी कि हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जो नया वोटर है, जो जोशीला है, जज्बाती है, वो उस दिन खुद ब खुद निकलेगा और जाके करेगा अपना काम, या वो बोलेगा कि फ़ायदा क्या, क्योंकि वो आगे पता नहीं सुना है कि सारे इंडिपेंडेंट्स को भी ये इधर उधर तोड़ ताड़ लेंगे, खान साहब है नहीं, बल्ला भी नहीं है, तो हम क्यों निकलें। अब ये एक बड़ा वो है ना क्वेश्चन मार्क है कि कैसे रिएक्ट करता है वोटर। ये है। अच्छा, अब वो ये निकलने वाली बात है ना, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर वो निकले, ठीक है, पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग उसके सामने ज़ाहिर एजेंट भी होते हैं, पोलिंग एजेंट वगैरह जो आपकी जो पार्टी के होते हैं, तो एक कोई ना कोई बंदा तो नारा लगा रहा होगा ना यार कि इंसाफ का उम्मीदवार ये है, लेकिन वो है अगर आप वहाँ पहुँचे तो ये है। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़, एक खबर बताना चाह रहा था कि मुझे पता है कि सियासत में बहुत जज्बाती हो जाते हैं लोग, और अच्छी बात भी है, थोड़ा सा पैशन तो होना चाहिए, लेकिन एक हद पार नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अभी पेशावर की, अभी एक खबर आई है मर्दान, ये पेशावर शहर के आउटस्कर्ट्स की बात है, मुझे एग्जैक्ट इलाके का नहीं पता। तो वहाँ पर जो वालिद साहब थे वो ANP के सपोर्टर थे, तो उनके बेटा काम करता है कतर में, वो वापस आए तो उसने PTI का झंडा लगा दिया घर की छत पर, और झगड़ा हुआ और बाप ने बंदूक निकाल के अपने ही बेटे को कत्ल किया, और वो इस वक्त फरार है। ये तो एक्सट्रीम है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। लीडर जो है आपस में, ये तो कल फिर भी बैठ जाएंगे कोalition वगैरह में, आपका बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन बेटा वापस नहीं आएगा। वक्फा ले। वेलकम बैक। आपको याद होगा कि पिछले महीने की 22 तारीख को, यानी 22 दिसंबर को, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल के ख़िलाफ़ जो मुतासरीन थे उनके अहल खाना, जिसमें कि अक्सरियत औरतों की, बच्चों की और बूढ़े भी उनके साथ थे, कुछ नौजवान भी थे, बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले पैदल मार्च करते हुए कोयटा से इस्लामाबाद पहुँचे थे, और वहाँ वो बैठना चाह रहे थे। शुरू में लाठी चार्ज हुआ, फिर उन्हें ज़बरदस्ती बसों में बिठा के कोयटा वापस रवाना करने की कोशिश की गई। फिर अदालत बीच में आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने उन्हें इजाज़त दी कि वो भी बराबर के शहरी हैं और उन्हें पुरअमन एहतजाज का हक़ है। तो वो प्रेस क्लब के सामने, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने का जो मैदान है, वहाँ वो बैठ गए। फिर रफ्ता रफ्ता वो वहाँ थोड़े से इस्टेब्लिश हो गए। इस दौरान हुकूमत ने जो 2-3 वज़रा हैं, उन्होंने 1-2 मुलाकातों की कोशिश की। फिर उन्हें एक तरह से इनविजिबली घेरे का सामना हुआ, सहाफ़ियों की राह में रुकावटें हुई, आम शहरी जो उनकी मदद करना चाहते थे
उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा। साउंड सिस्टम जो है वो चोरी हो गया, नामालूम अफराद खौफजदा करने लगे, ये सारे मसाइल उनके चल रहे थे। सोने पे सुहागा कल ये हुआ कि नेशनल प्रेस क्लब, वो उसके मैनेजर हैं कामरान हमीद, उन्होंने जो मुतल्लिका थाना कोहसार है उसके SHO को एक ख़त लिखा और वो ख़त बड़ा मज़ेदार है। ख़त में यह है कि नेशनल प्रेस क्लब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है जिसके 4000 मेंबर हैं। क्लब का वाहिद ज़रिया आमदन यहाँ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार हैं। गुज़िश्ता 2 महीने से बलोच अफराद बलोच अफराद के एहतजाजी धरने और आए दिन सड़कें और रास्ते बंद होने के सबब ना सिर्फ हमारे मेंबरों को प्रेस क्लब में आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि सिक्योरिटी के मसाइल के सबब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें और दीगर प्रोग्रामों का इनकाद भी ना होने के बराबर रह गया है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स में नामवर सियासी, समाजी, मजहबी और गैर मुल्की शख्सियात और सफारतकार शरीक होते हैं जिन्हें ऐसे गैर मामूली हालात के सबब इंतहाई शदीद सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये प्रेस क्लब इसके अलावा आसपास बसने वाले रिहायशियों और ताजिर बरादरी को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। लिहाजा बलोच मुजाहिरीन को यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि प्रेस क्लब समेत इर्द गिर्द के रिहायशियों और ताजिर बरादरी की मुश्किलात कम हो सकें। सेक्रेटरी प्रेस क्लब कामरान हमीद। अच्छा, ये जो है वो हो गया। उसके बाद बीच में ये ख़बरें आती रहीं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इस्लामाबाद के तालीमी इदारे जो हैं उन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया। अच्छा, बाद में पता चला कि वो अफवाह थी, लेकिन अफवाह अपना काम कर रही थी, तो मेरा ख्याल है उसी उड़ाई जाती है इस बात पर एक अच्छा एक मिनट ये मुकम्मल कर लूँ क्रिसेंडो। तो ये इसके जवाब में जो बलोच यकजहती कमेटी की करता धरता है महारंग बलोच साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, सहाफ़ी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो बे आवाज़ों की आवाज़ बने। ये बात नहायत तकलीफ़ दे है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब जबरी गुमशुदगी के मुतासरीन की बाजियाबी के मुतालबे के हक़ में होने वाले धरने से परेशान है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम पर भी हर तरफ से मुसलसल दबाव है, धमकियां हैं, हिरासानी है और पुलिस की जानिब से आने वालों को गुमराह करने के मसले का भी सामना है। सहाफ़ियों को भी हम तक रसाई से रोका जा रहा है। इस्लामाबाद का रवैया नहायत मायूस कुन है। ऐसे में इस्लामाबाद प्रेस क्लब का ख़त सहाफ़त के पेशे पर धब्बा है। हम नफ़रत का ये पैगाम साथ लेके जा रहे हैं। हमें सब याद रहेगा, हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि रियासत हमारे ख़िलाफ़ है। ये नहायत शर्मिंदगी की बात है कि कोई भी सरकर्दा सियासी जमात अपनी इंतखाबी मुहिम में ये मसला नहीं उठा रही है। HRCP ने भी ज़ाहिर है कि इस रवैये की मज़म्मत की है। आज जब इतना प्रेशर पड़ा तो नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से एक सप्लीमेंट्री जवाब है। नहीं जो वजाहत, अच्छा कई दफ़ा वजाहत जो है ना, प्रेशर में मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ कि बहुत सहाफ़ियों ने भी इस बात की मजम्मत की है, रवैये की, ये जो प्रेस क्लब की, ये आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप अग्री करें डिसएग्री करें, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे, किसी भी प्रेस क्लब की रिवायत के खिलाफ। हाँ, अच्छा, इस पर अभी हम बात करते हैं ना। आज जो नेशनल प्रेस क्लब की जाने से वजाहत आई, वो जैसे कहते हैं ना, उज़्र गुना बदतर अज़ गुना, मुझे वो फील हुआ। उन्होंने कहा जी कि हमारे ख़त का गलत मतलब अखज़ किया जा रहा है। हमने तो इन मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। हम इन मुजाहिरीन और सहाफ़ी बरादरी की सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्रमंद होने के सबब अपने ख़दशात का इजहार कर रहे थे, लेकिन बाज़ अनासिर की जानिब से बलोच मुजाहिरीन और क्लब के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने के सबब हम इस्लामाबाद पुलिस को तहरीर करदा ये ख़त
वापस ले रहे हैं। अच्छा, इस दौरान बहुत ही सीनियर बलोच रहनुमा हैं मीर मोहम्मद अली तालपुर साहब, उनकी एक वीडियो जो थी वो अंग्रेज़ी में सामने आई और उन्होंने बरह रास्त जो है, ये ज़ाहिर है कि उनके बच्चे हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, तो उन्होंने उस वीडियो में ये दरख्वास्त की कि ये जो रियासत है ये आपकी नहीं सुनेगी, मगर आम शहरियों तक आपका पैगाम बखूबी पहुंच गया है, यही आपकी बड़ी कामयाबी है। आपने इतने सख्त मौसम और नामसाइद हालात में जिस साबित कदमी का मुजाहरा किया है वो याद रहेगा। आपने हुज्जत तमाम कर दी, आपकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो गई, लिहाजा अब आप अपना धरना उठाएं मगर तहरीक जारी रखें। ये मीर मोहम्मद अली साहब हैं। अच्छा, और फिर ये भी इत्तला मिली है कि अब ये वापस जा रहे हैं कोयटा की तरफ या अपने अपने घरों में, और चंद दिन बाद शायद 27-28 जनवरी को ये कोयटा में प्रेस क्लब के सामने तो ये बैठते ही हैं, तो मेरा ख्याल है वहाँ भी बैठेंगे। फिर कराची प्रेस क्लब के फुटपाथ पे मुस्तकिल जो है वो है। अच्छा, और वहाँ कराची प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हैं उनको कभी भी सिक्योरिटी का ये ख्याल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, देखिए जाके वहाँ पे खाना खा सकते हैं अगर। हाँ, देखिए पैगाम क्या मिला कि एक महीना ये यहाँ पे बैठे रहे, रियासत ने इन पे दबाव डाला, सहाफ़ियों ने बड़े हमारे चीते चीते सहाफ़ियों ने भी या प्रेस क्लब ने उनको मायूस किया, अदालत से उनको कोई रिलीफ कहीं मिलता नहीं है। आप उन्हें कहते रहे कि जो इनके ऊपर कार्रवाई हुई कि जी आपको डिपोर्ट करेंगे, आखिर वो अपना बोरिया बस्तर समेट के वो जहाँ से आए थे वो वापस वहीं जा रहे हैं। जब आप इस तरह मैसेज क्या लेके जा रहे हैं आप ये देखें, वो कह रहे हैं ना कि हमें ये सब याद रहेगा, फिर हम कहते हैं कि यार पुरअमन जद्दोजहद करो अपने सियासी हुकूक के लिए, तो पुरअमन जद्दोजहद के साथ तो फिर हम ये करते हैं ना, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये भी देखें इनका शिकवा, इलेक्शन हो रहा है मुल्क में इस वक्त, कोई इनके इशू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है कि अगले हमसे नाराज ना हो जाएं। ठीक है, याद है एक दफ़ा कोई कुछ सियासी रहनुमा गए थे, गले भी लगे थे ऑपोजिशन में जब होते हैं। तो बिल्कुल जब खुद भी जेल भुगत रहे होते हैं, जब खुद भी उठाए जा रहे होते हैं, तब इनकी तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन जब सामने जब इक़्तिदार नजर आ रहा होता है तो फिर आप कहते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अच्छा सियासतदान वो होता है कि जो फ़ोटो सेशन का कोई जो मौका है वो मिस ना करे। मसलन अगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ कोयटा जाएंगे तो जिसे कहते हैं ना एक डिज़ास्टर टूरिज़म, उसी तरह एक विक्टिम टूरिज़म भी होता है। ये लोग कैंपों में जाते हैं, इनके सरों पे हाथ रखते हैं, छोटे बच्चों को उठाते हैं, उसका बेहतरीन फ़ोटो बनता है और उसके बाद यकीन दहानी कराते हैं कि हम ऊपर बात करेंगे और फिर ऊपर की बात ऊपर रह जाती है। इट्स अ स्टैंडर्ड SOP जो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। जो डिस्कनेक्ट है हमारी सियासी जमातों का, एक तो ये मुजाहरा था, एक गिलगित में चल रहा है, स्कर्दू में चल रहा है, दूसरा चमन में चल रहा है, दी में ये तीनों मुजाहरे चल रहे हैं जिसमें पता नहीं सैकड़ों लोग बैठे। मैंने तो मीडिया पे नहीं देखा, तुम क्या बात कर रहे हो? ये हमारा कमाल है ना, मेरा ख्याल है कल सहाफियों का हमारा कमाल है कि कल कम से कम दिखाएंगे, बल्तिस्तान से आगाज करते हैं और फिर चमन भी बड़ी सर्दी, चमन भी पहुंचते हैं, चमन भी पहुंचते हैं। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं गज़ा की, जहां आज इजरायली फ़ौज को इस पूरी जंग, मुझे कहना थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अब क्या करें, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा एक दिन में जो लॉस हुआ है वो आज हुआ है। हुआ क्या कि खान यूनिस का जो शहर है सदर्न गज़ा में, वहाँ उसको पूरे शहर को घेरे में लिया हुआ है। जो आखिरी जो हस्पताल है उस पर भी फायरिंग हो रही है, ये सब आप जानते हैं। वहाँ आपको पता है कि इजरायली फ़ौज को बड़ा शौक़ है इमारतों को तबाह करने का, ताकि कोई वहाँ वापस आके रह ना सके। तो हुआ क्या कि इजरायली फ़ौज की एक डिटैचमेंट गई और वहाँ पर वो बारूदी मवाद फिट कर रही थी इमारतों में, ताकि फिर हम निकल कर इसको तबाह करेंगे और हम अपनी वीडियो बनाएंगे तालियां बजाते हुए। पता लगा हमास को, और जैसे ही वो वहाँ पर एक्सप्लोसिव लगा रहे थे, हमास ने एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG वहाँ पर फायर किया, जिससे जो धमाका खेज मवाद था वो इग्नाइट हुआ और पूरी वो जो 2 बिल्डिंग्स थी वो गिर गई और 24
इजरायली सोल्जर, इजरायली फौजी इसमें जान बहक हुए। इसके साथ एक और भी खबर जुड़ती है, हलाक हुए। और इसके साथ एक और भी खबर जुड़ती है, हमास का कहना है कि इजराइल ने फिर एक रेस्क्यू टीम भी भेजने की कोशिश की टैंक्स के साथ, और उसको फिर हमास ने एम्बुश किया, जिसके बाद इजराइल ने अपनी एयरफोर्स भेजी और हैनिबल डॉक्ट्रिन के मुताबिक अपने ही टैंक पर बमबारी की। इजराइल मान रहा है कि 24 उनके फौजी इसमें मरे हैं, मजीद नहीं, टोटल। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इजराइल अपनी कैजुअल्टी फिगर्स सही तरह बताती नहीं है। और क्या हो रहा है खान यूनिस में, क्या हो रहा है मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये अगर आप वीडियो देखें, ये तो खान यूनिस में फायरिंग हो रही है। ये अगर एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था, 13 साल की उम्र है उनकी, और उनका नाम है अमीना गनीम। और ये अब क्योंकि घर सारे तबाह हो गए, ये एक झुग्गी में रह रहे थे, कार्डबोर्ड के गत्ते की दीवारें और टीन की छत। और ये कहती हैं कि हम सो रहे थे ये अपने ख़ानदान के साथ, और हमें टैंकों की आवाज़ आई, और वो हालांकि उनको पता था कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो इनकी झुग्गी को कुचलते हुए गए और फिर रिवर्स किया और 4 बार इनकी झुग्गी को कुचला। ये बच गई। 13 साल की उम्र इनकी, और इनकी छोटी बहन और इनके वालिद साहब दोनों शहीद हो गए। ज़रा एक दफ़ा क्लोज इन करें इनकी आंखों पर, इन पर अभी हम वापस आते हैं। ये आप देख रहे हैं, इनकी आंखें देख रहे हैं आप। ये इसलिए है क्योंकि इतने वहाँ पर वो तबाही हुई कि इसकी तमाम आंखों की ब्लड वेसल्स फट गई हैं। ये जो दूसरी तस्वीर है, अगर आप दूसरी तस्वीर तक जाए, ये एक और है, ये भी खान यूनिस में है, और इनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन ये शुगर के मरीज़ भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, और इनका कहना है कि मुझे और कई और लोगों को यहाँ तक ज़मीन में दफनाया गया, और फिर इजरायली फ़ौज ने कुत्ते छोड़ दिए जिन्होंने हमारे मुंह के ऊपर पेशाब किया। ये इनके साथ कर रहे हैं। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये है मोहम्मद, जिनकी उम्र 13 साल की है, और आप देख रहे हैं अपने एक छोटे बच्चे, एक बेबी का ख्याल रख रहा है। इनके 7 बहन भाई हैं, और क्योंकि इसके वालिद साहब और इनकी वालदा दोनों को शहीद कर दिया है, अब 13 साल की उम्र में इसने इन अपने 7 भाई बहनों के लिए माँ भी बनना है, के लिए बाप भी बनना है। आपको रफ़त अल-हरीर याद है? रफ़त अल-हरीर मुसन्निफ, प्रोफेसर, जिसको इजराइल ने कत्ल किया था, कहा था कि जी हम आपको मारने आए हैं, तो ये हस्पताल से निकल गया कि और कोई ना मरे, और ये जाके अपनी बहन की अपार्टमेंट में रहा, और इजराइल ने एग्जैक्टली उसी अपार्टमेंट को टारगेट किया। इसके बाद एक मुहिम शुरू हुई, सफ़ेद पतंगों को लेके लोग, हर प्रो पैलेस्टाइन जलसे में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ये जो इनके हाथों में है, ये है रीता, इनकी बेटी, जब वो 1 माह की थी। अब वो कुछ बड़ी हो गई है, शायद मेरे ख्याल है कि 7-8 माह की है, लेकिन अभी उनके ख़ानदान से एक इत्तला आई है सिर्फ चंद घंटे पहले कि रीता की तबीयत बहुत ख़राब है। पिछले 1 माह में 20 पाउंड लूज़ किए हैं। एक बच्चे की बात हो रही है जिसकी उम्र अभी साल भी नहीं है। 20 पाउंड, तो उसका तो वजन ही टोटल कुछ नहीं बचा। वो बीमार है, और क्योंकि कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और इनको एवैक्यूएट करने की इजाज़त नहीं मिल रही। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जाहिर है अमेरिका तो हमेशा कहता है ना कि नहीं जी ह्यूमैनिटेरियन एड। हकीकत क्या है ग्राउंड पर कि अगर फ़लस्तीनी खुद भी कुछ खाने की तलाश करें जैसे, तो उनको रोका जाता है, उन पर फायरिंग होती है। एक वीडियो है यहाँ पर, अब ये देखें, ये जो फ़लस्तीनी माहीगीर हैं वो कहते हैं कि यार चलो 1 मछली मिल जाएगी, 2 मछली मिल जाएगी। उन पर इजरायली नेवी फंडेड बाय द यूएस, टॉप टेक्नोलॉजी, $multi-billion की नेवी माहीगीरों पर फायरिंग कर रही है। कहीं गलती से किसी को मछली ना मिल जाए, किसी का पेट ना भर जाए, तो और तरफ से नाकाबंदी। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने कोई 10 बार या पता नहीं कितनी बार ये वीडियो देखी है, क्योंकि यकीन नहीं आता। ये है अल मवासी की वीडियो, और इसमें आपको पता है लोग भूख से मर रहे हैं। इजराइल ने क्या किया, ये जरा देख रहे हैं आप, ये क्या लग रहे हैं आपको? ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर वो कैन ओपनर भी है, ये आप फुल स्क्रीन दिखाएं। ये ऐसे लगता है ना कि जैसे खाने के टीन है। ये बॉम्ब है। अच्छा।
इजराइल ने इन बॉम्ब्स को वहां पर फेंका है, हवा मतलब एयर लैंड माइंस नहीं, लैंड माइन भी आप कह सकते हैं या बॉम्ब्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है ना यार। लेकिन ये इनको इस तरह बनाया है कि लगे कि ये खाने के डब्बे हैं। आपको पता है कि बच्चे निकलते हैं रोजाना और भूखे कि कहीं से कुछ रोटी मिल जाए। ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग कुत्ते बिल्लियां खाने पर मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, वो खोले और ये फट जाए और खोले और ये फट जाए। तो कभी ऐसी चीज देखी है अपनी जिंदगी में? मैंने नहीं देखी, लेकिन अपेरेंटली इससे पहले भी इन लोगों ने किया है। 2006 में जब लेबनान पर इनका हमला हुआ था तो 1 मिलियन क्लस्टर बॉम्ब बॉम्बलेट्स, और ये मतलब बहुत दफा कोशिश की गई है दुनिया में इंटरनेशनल फोरम पे कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। सबसे ज्यादा मुखालफत अमेरिका से आती है क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मुझे याद है, मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। अभी मैं एक टाइम मैगजीन की पढ़ रहा था, इट वाज कॉल्ड द टॉयज दैट किल्ड। 2006 में कभी-कभी ये लोग सच भी बोल देते थे ना आपने। तो उसमें एक 16-17 साल की लड़की की खबर है, जो राशा सयून वो बता रही है। उसने कहा कि यार मैं अपने बाप के साथ फसलों में थी तो मुझे ये मिली। मैंने कहा कि ये कोई खिलौना होगा। वो घर गई तो उसने उसको खोला और एकदम एक बिजली का करंट आया तो उसने फेंका, लेकिन वो फट गया और उसकी दोनों टांगे जाया हो गई। ये अफगानिस्तान से भी इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स आती रहती थी यूएसएसआर के दौर में। लेकिन अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त जो इंटरनेट ब्लैकआउट है गजा में, बहुत सारी तफसीलात तो आ ही नहीं रही हैं। ये तो बहुत जो ट्रिकल करके इधर उधर से चीज़ें आ रही हैं। अब जी एक तरह से वो भी ये चाहते हैं, मगरबी मीडिया भी चाहता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ एजेंडा से नीचे ही चला जाए। ये ही चाहते हैं। अब और भी बहुत बातें थी, लेकिन आपने न्यूज़ एजेंडा की बात की तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी कल के लिए रखते हैं, कम है। अभी हमारे पास टाइम कम है। कल इंशाल्लाह गजा पे दोबारा भी बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दें। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।